नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पांडे जी हैं और बगल में पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं। बजट सत्र चल रहा है। अमूमन जो झारखंड विधानसभा से जो तस्वीरें आप देखते होंगे, खास करके अगर पिछले कुछ सदन की कार्यवाही को अगर देखा जाए तो हेमंत पार्ट 2 के दौरान जो चीजें हो रही है खास करके सदन के अंदर, उसमें काफी आपको बदलाव दिखता होगा। इसीलिए हमने कैप्शन में लिखा है कि शालीन सदन और अनुशासित माननीय। इसके पीछे की वजह यह है कि उसी सदन के अंदर से कई बार ऐसी तस्वीरें निकल करके आई जिसपे स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, जो उस वक्त भी थे, वो कई बार टिप्पणी किए, अखबारों में लिखा गया, मीडिया में बातचीत हुई, आम लोग भी उस पर बातचीत कर रहे थे। कई बार असहज करने वाली भी तस्वीरें निकल करके सामने आई। लेकिन इस बार जो चुनाव परिणाम आया झारखंड विधानसभा का, उसके बाद न केवल सरकार बल्कि सदन के अंदर भी जो है वो शालीनता और ठहराव सा दिख रहा है। मतलब जल्दबाजी किसी को नहीं है। इसी बीच जो है खास करके एक युवाओं का जो सवाल है, चाहे आपको याद होगा कि पहली कैबिनेट में कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कैबिनेट की बैठक में, चूंकि उन्होंने अकेले शपथ लिया था, तो वो सबसे पहले उन्होंने मीडिया से आकर के एक बात कही कि जेएसएससी और जेपीएससी वगैरह का जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा और 1 जनवरी का वो डेट दिया गया था। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। बजट सत्र चल रहा है। इन दौरान जो है ऐसे सवाल से जो है मीडिया के जो कैमरे हैं वो रिकॉर्ड करने से वंचित रह रहे हैं, उनका जवाब नहीं आ पा रहा है और ना ही कोई जो है विपक्ष का एमएलए जो है वो इस पे जो है कोई खुल करके बातचीत कर पा रहा है। यही वजह है कि हम लोग लिख रहे हैं कि बहुत शालीनता के साथ चल रहा है, बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहला सवाल जो है सर से ले लेते हैं। क्या दिख रहा है? आपका तो लंबा अनुभव रहा है, हम लोग तो अभी सीख रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि पिछले 24 साल में इतना शांतिपूर्ण सदन शायद कभी चला होगा, जो हम लोग को याद नहीं है। और पक्ष और विपक्ष दोनों, मतलब क्षेत्र के जो विधायक हैं वो एकदम शालीनता से अपनी बात उठा रहे हैं। कोई आक्रामकता नहीं है, अब तक कोई बिल में नहीं आया है, हंगामाबाजी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट भाषण जैसे ही वित्त मंत्री पढ़ना शुरू करते थे, विपक्ष हंगामा करते हुए सदन का वॉकआउट कर जाता था। यह पहला शायद मौका है जो बजट भाषण के दौरान विपक्ष वॉकआउट नहीं किया है। आज मंगलवार को सदन में बजट पर जो चर्चा हो रही है उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ है, कोई बेल में नहीं आया है। प्रश्नकाल भी शायद मतलब कई सत्रों के बाद यह पहला मौका है जो प्रश्नकाल के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते थे प्रश्नकाल शुरू हुआ, किसी विषय को विपक्ष उठाया और उस पर हंगामा करने लगा, पूरा का पूरा प्रश्नकाल बाधित हो गया। हालांकि दर्शक बोलेंगे कि तब दिक्कत क्या है, ये तो अच्छी बात है। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हंगामा नहीं हो। हम लोग यही चाह रहे हैं, लेकिन सवाल आना चाहिए। एक चीज तो कल अगर आपको याद हो, सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान ही संभवतः जब प्रदीप यादव अपना सवाल पुट कराने के लिए स्पीकर से जब बातचीत कर रहे थे, तो सीपी सिंह ने एक सलाह दिया और प्रदीप यादव उस सलाह को माने भी और बोले कि पहली बार जीवन में जो है आपको ये अच्छी सलाह दे रहे हैं। बोला यह गया कि इसको ध्यानाकर्षण में लाया जाएगा। तो मतलब आप देखिए कि वाकई में मतलब एक दूसरे को लेकर के जो है बड़ा प्रेम भाव से चल रहा है। इसके कई और भी कारण है, अब राजनीतिक कारण भी है। जो 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो इंडिया गठबंधन है वो थम्पिंग मेजोरिटी के साथ आया है। तो और वही जो एनडीए गठबंधन है उसके कुल विधायकों की संख्या 23 है। वही इससे लगभग 3 गुना मतलब कहिए तो इंडिया गठबंधन के विधायकों की संख्या है।
तो एक तो ये कारण है। दूसरा, विपक्ष के लिए एक ये भी मजबूरी है जो अभी सरकार सत्ता में 2 महीना हुआ ही है। आप कितना अटैक करिएगा, कुछ तो समय दीजिएगा उसको। लेकिन सर, सरकार ठीक है कि ये पार्ट 2 का 2-3 महीना हुआ है, ये 5 साल 3 महीना हो गया ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि नई सरकार बनी है। नहीं, हाँ, नई कार्यकाल फिर से नया है। हाँ, कार्यकाल नया है। और एक चीज तो है कि अब ये जो नई सरकार बनी है, ये चुनाव के दौरान पिछले 2 चुनाव के समय 2-2.5 महीने का जो पूरे राज्य में डिस्कशन हुआ, पक्ष अपना मुद्दा रखा, विपक्ष अपना मुद्दा रखा, और उसके बाद जनता ने अपना फैसला सुना दिया। तो अब तो जो सत्ता पक्ष है वो जनता से जो वादा किया है और उसको पूरा करने के लिए, मतलब इस चुनाव को हम 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव में जो सत्ता पक्ष ने जनता के सामने जो वादा किया है उसकी पूर्ति के लिए तो एक सामान्य तरह से 2-4-6 महीना का समय तो देना ही पड़ेगा, जिसको हनीमून पीरियड कहते हैं। हमको तो यही लग रहा है। जो विपक्ष अगर अभी हल्ला हंगामा भी किसी मुद्दे को लेकर करेगा तो सत्ता पक्ष भी कहेगा हम कर रहे हैं, करेंगे, करने ही वाले हैं, हम जनता से वादा किए हैं उसको पूरा ही करेंगे, हम जनता के प्रति एकदम समर्पित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये विषय आता ही है, तो इसके लिए 2-4 महीना समय तो दीजिए। सर बोल रहे हैं कि चूंकि संख्या बल बहुत ज्यादा हो गया है इस बार इंडिया अलायंस के पास, और विपक्ष जो है कुल मिलाकर के, अगर इंडिया अलायंस, बीजेपी तो 21 है और पूरा इंडिया अलायंस की बात करें तो 23 की संख्या है, तो वो काफी कम है और पक्ष के पास संख्या बहुत ज्यादा है। ये भी एक वजह है शालीनता की। हाँ, शालीनता की एक वजह है, लेकिन इस बार जो मंत्री बने हैं उनमें एक चीज नोटिस करने की बात है कि जो पूरक सवाल पूछे जा रहे हैं मंत्री उस पे अडिग नहीं हो रहे हैं। या तो वो माननीयों को संतुष्ट करने की बात कह रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि हम चलते सत्र में इसको फिर से देख लेते हैं। ये हमेशा ऐसा ही होता है, कभी तो ठोस जवाब उतना तो मिलता नहीं। लेकिन पहले कई बार देखा जाता था कि जो लिखे जवाब आए उस पे सरकार अडिग रह जाती थी, मंत्री अडिग रह जाते थे, या फिर इतना, जैसा सर ने कहा कि इतना छोटा वक्त अभी नया मेजोरिटी का आया है कि विपक्ष जैसे करता है सामान्य तौर पे कि भाई हम अपना बात बोल लिए और जब सरकार की बात आई तो हम निकल गए, तो वो भी विपक्ष अब कहता है कि भाई एक समय दीजिए। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि नेता नहीं है कोई विपक्ष का, तो हर कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है कि चलिए उठा जाए सदन से। तो बाबूलाल जी तो हैं, बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर तो वही है ना, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको विधायक दल का नेता 4 साल लगभग बना करके रखा ही गया पिछले कार्यकाल में। तो मतलब उनको तो लोग मान रहे होंगे ना, गाइडलाइन तो दे रहे होंगे कि बाबूलाल जी सो गए हैं कि भाई कोई फर्क, हमको जब तक घोषणा नहीं होगा तब तक हम कोई गाइड ही नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए समझिए इस बात को, जैसे कि बाबूलाल जी पिछले बार भी थे, पर नेता कौन थे? अमर बावरी। और उस समय आप देख रहे होंगे कि विपक्ष का क्या परफॉर्मेंस था, कैसे लोग जाते थे। बाबूलाल जी सामान्य तौर पे सवाल जवाब में विश्वास रखते हैं, शालीन व्यक्ति हैं। अगर वो किसी चीज को बात कहेंगे तो जब तक मान लीजिए दूसरे को अगर असहज भी फील हो रहा है या सत्ता पक्ष पे हंगामा भी करना चाह रहा है, तो चूंकि नेता चुप हैं इसलिए वो भी बैठे हैं। यही प्रक्रिया जितने भी मेंबर अभी हैं, अगर इसमें से कुछ एक को छोड़ दे तो यहाँ पे जब नेता विपक्ष अमर बावरी थे तो भी बाबूलाल थे, लेकिन अमर बावरी किस समय कैसे बेल में लोग जाते थे, करते थे। और ये एक मैं मानता हूँ, हो सकता है कि हाइपोथेटिकल मेरा जवाब होगा, सर बताएंगे। मतलब नामधारी, मृगेंद्र प्रताप और भोक्ता जी के बाद आलमगीर आलम के समय से ये एक दौर निकला कि विपक्ष हर चीज पे हंगामा या उस तरीके से, पहले सामान्य तौर पे वाद विवाद अच्छी ही होती थी, नोक जोक हंसी मजाक सब कुछ होता था, पर चलता था, वॉकआउट बहुत कम ही, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता था।
और शायद हो सकता है कि फिर से वो दौर का एक शुरुआत हो, चूंकि इनके पास पूरा मेजोरिटी है और विपक्ष बहुत कमजोर है, ये भी एक कारण। ये पांडे जी बोल रहे हैं सर कि चूंकि विपक्ष का जो नेता सदन के अंदर होना चाहिए वो है नहीं, बीजेपी अब तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। वो भी एक वजह ये मानते हैं कि सदन जो है काफ़ी शालीन तरीके से चल रहा है। और यह कहते हुए पांडे जी याद भी दिला रहे हैं कि आप देखिए कि जब अमर बाउरी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, विधायक दल का नेता चुना गया था, तो सदन के अंदर कैसे बीजेपी परफॉर्म कर रही थी। और वही बीजेपी अमर बाउरी के पहले जब विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी थे, तो सदन के अंदर वो कैसे परफॉर्म बीजेपी कर रही थी। देखिए, पांडे जी जो बोल रहे हैं वो मतलब कुछ हद तक सही है, लेकिन जो सदन जब चलता है ना, तो क्या होता है, जिस विपक्ष जिस दल का होता है वो सदन में प्रवेश करने से पहले अपनी एक रणनीति बना लेता है, जो आज इन विषयों पर चर्चा है। और इन विषयों पर विपक्ष ये बोलेगा, विपक्ष ये बोलेगा, हम लोग को ये करना है, किस विषय पर हमको हंगामा करना है, किस विषय पर हमको बेल में घुस जाना है, किस पर वॉकआउट कर जाना है। तो हमको लगता है जो वो कारण प्रतिपक्ष का नेता नहीं है आधिकारिक रूप से। बाबूलाल जी तो मतलब प्रतीकात्मक रूप से वही विपक्ष के नेता अभी सदन में भाजपा के हैं, आधिकारिक रूप से एक नोटिफिकेशन नहीं है। तो एक कारण छोटा सा है, लेकिन जो मेरी जानकारी इंटरनल है उसमें प्रदेश भाजपा को खास करके और विधायकों को ये ऊपर से डायरेक्शन दिया गया है, जो अभी जिस तरह से हेमंत सोरेन ने थम्पिंग मेजोरिटी से चुनाव जीत के आए हैं, आप उनके काम को वॉच कीजिए, उनको समझिए और बहुत आक्रामक आप नहीं होइए। और ये सही लगता भी है। क्यों? क्योंकि जनता जब हेमंत सोरेन के साथ है, जनता अभी 2 महीना पहले जनता उस हेमंत सोरेन में विश्वास व्यक्त की है, तो आप क्या आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम आपके साथ क्यों होंगे। और अभी चुनाव भी कोई होना नहीं है। हाँ, अब निकाय का चुनाव शुरू होगा तो देखिएगा फिर राजनीति जो है पक्ष विपक्ष की राजनीति में कड़वाहट आएगी। मतलब बड़ी बात बोल रहे हैं और यह बता रहे हैं जितेंद्र जी कि सेंट्रल लीडरशिप का जो है एक मैसेज है झारखंड बीजेपी को कि आप अभी से बहुत आक्रामकता की ओर मत जाइए, क्योंकि वजह यह बता रहे हैं कि जो परिणाम आया है चुनाव का वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि प्रचंड बहुमत जो है इंडिया अलायंस को है, हेमंत सोरेन को है। ऐसे में बीजेपी झारखंड को यह निर्देश है, जो खबरें हैं इनके पास उसके आधार पे बता रहे हैं कि भाई आप बहुत मध्य मार्ग चलिए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब अब भी आक्रामक विरोध को जनता भी मतलब स्वीकार नहीं करेगी, ये सामान्य चीज है। अब हम उसका उल्टा रिजल्ट भी आया चुनाव परिणाम में, इसलिए ये सामान्य बात है। और रणनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी का भी ये सही निर्णय लगता है, क्योंकि अभी 4.5 साल 5 साल का समय है। आप किन मुद्दों को लेके आप आक्रामक राजनीति झारखंड में करिएगा, ये तो बहुत हद तक स्वाभाविक नहीं दिखता है। एक सवाल जो हम जैसे लोगों के जो जहन में आता है, और खास करके वजह ये भी है कि हमारे जो दर्शक हैं वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो युवा है, बहुत उम्मीद से देखता है कि फॉलोअप पे जो है वो सवाल आएंगे, खास करके उससे जुड़ा हुआ। हेमंत सरकार सोरेन को जो है दूसरी दफ़ा जनता ने मौका दे दिया है। ठीक है कि 5 साल के बाद अभी 2 महीना 3 महीना नए कार्यकाल में अभी हुआ ही है, इसको हनीमून पीरियड बोल लीजिए या फिर यह बोल लीजिए कि अभी तो चुनाव से निकल करके ये लोग काम करना शुरू ही किए हैं। लेकिन ये जो वक्त है, आप जिसको हनीमून पीरियड हम लोग मानते हैं आमतौर पे, ये वक्त युवाओं का उम्र तो बढ़ रहा है ना, जिसका 28 साल 29 साल हो गया है, जिसका उम्र सीमा अब जो है रुकावट बनने जा रहा है कि अगर 6 महीना साल भर में अगर और कुछ नई चीज़ें होती है तो फिर उसको जो है नौकरी की रेस से ही वो बाहर निकल जाएंगे, ना फॉर्म भर पाएंगे ना कुछ भर पाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना कि आप वक्त छोड़ दीजिएगा कि चलो ठीक है। नहीं, देखिए इसका 2 पार्ट है। हाँ, मेरी समझ में जी। एक पार्ट ये है जो युवाओं और छात्रों के लिए हेमंत
की जो पार्ट 1 सरकार थी जी। वो बहुत कुछ किया है। आप पारदर्शीय छात्रवृत्ति योजना देख लीजिए, जी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टाइपेंड की बात कीजिए, छात्र ऋण का बात कीजिए, मतलब हम अभी अचानक हमको पूरी योजना याद नहीं है, लेकिन लगभग छात्रों के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हेमंत सोरेन। नौकरी पे जब हम दूसरा पार्ट की बात हम जी। कर रहे हैं, लेकिन एक मामले में अभी तक हेमंत सोरेन की पिछली सरकार भी और अभी भी ये नहीं दिख रहा है जो जेपीएससी यूपी और जेएसएससी का जो एग्जाम है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। आप जो बोल रहे हैं उस कमिट को पूरा करें, समय पर मोड में चला जाए परीक्षा। अब आप उस क्रम में अगर देख सकते हैं तो जैसे इसके झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के चयन में कितना विलम्ब हो गया। अब जेएसएससी के चेयरमैन को देख लीजिए तो प्रभारी चेयरमैन के माध्यम से चला। प्रभारी होता है चाहे वो कोई भी हो, आप वहाँ नियमित नियुक्ति करके उसको स्ट्रीमलाइन कर दें, परीक्षा समय पर ले, परीक्षा समय पर रिजल्ट प्रकाशित हो और युवाओं को नौकरी मिले। जितनी नौकरी देना है उतना आप नौकरी दें। तो इस मामले में अभी सरकार हमको मतलब आप फुल मार्क्स नहीं दे सकते हैं सरकार को नौकरी के मसले पे। और युवाओं के लिए जिस तरीके से बातचीत करते रहे हेमंत सोरेन, तो पहले कार्यकाल में भी और अभी भी जो है उस दिशा में बढ़ते हुए मतलब कोई गति नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये तो बोल रहे हैं कि सरकार का ये रहा। विपक्ष क्या वाकई में आपको लग रहा है कि वो चाह रहा है कि भाई चलो ठीक है, अगर सत्ता पक्ष जो है धीमे है तो थोड़ा सा धकेला जाए, गति दिया जाए, बढ़वाया जाए? नहीं, जब विभाग वाइज जब डिबेट होगा, जब हर विभाग का अपना बजट जो पास होगा, उस समय तल्खियां नजर आएंगी। जैसे जब गृह कारा का होगा तब होगा, जब मानव संसाधन का होगा तब होगा। तो जब ये बात कह रहे हैं कि नौकरी वाली विषय को लेकर, तो नौकरी वाली विषय को लेकर विपक्ष ने एक प्रयोग किया, मतलब आप कह लिए एक्सपेरिमेंट किया कि उस मुद्दे को बहुत ज्यादा उन्होंने हाइप दिया, लेकिन नतीजा जनता उनके पक्ष में नहीं खड़ी हुई। छात्रों का आक्रोश भी उनको साथ नहीं आया, मतलब वोट नहीं तो साथ नहीं। हाँ, तो एक दूसरी बात यह भी आई कि जितने लोग आक्रामक पॉलिटिक्स में विश्वास रखते थे वो फिर सदन में नहीं आए हैं जीतकर। और जो सबसे कम बोले जाते हैं झारखंड में, बहुत यदा कदा आप सुनेंगे उनको, वो लगातार 8वीं या 9वीं बार भी जीत कर आते हैं। तो ये भी एक लेसन हो सकता है कि विधायक अपने आप को सही, विधायक डर गए, एक एंगल तो है पांडे जी, तो संयमित है कि भाई हमको जनता पसंद ही नहीं कर रही आक्रामकता को, तो हम बेवजह आक्रामक। रणधीर सिंह चुनाव हार गए, भानु प्रताप शाही हार गए, अमर बावरी हार गए, इनके अलावा अनंत ओझा हार गए। मतलब आप ऐसा कोई भी नाम नहीं ले सकते जो आक्रामक पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं और वो चुनाव जीत कर आए हो विपक्ष से। और अब इसमें 2 लाइन है, पांडे जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि वैसे लोग जो बहुत आक्रामकता के साथ अपनी बात रखते थे, चाहे किसी भी सवाल पे, युवा के सवाल पे या फिर किसी अन्य सवाल पे, वो चुनाव हार गए। दूसरा, उनके हारने से मौजूदा जो एमएलए जीत के आए हैं, खास करके जो विपक्ष में हैं, उनके भीतर शायद एक डर है कि अगर उनके राह पे चले तो कहीं अगली बार उनकी नंबर ना आ जाए। हाँ, वो भी हो सकता है, पांडे जी कह रहे हैं, लेकिन हमको एक और नया एंगल दिख रहा है। नया एंगल ये दिख रहा है जो भाजपा के भीतर अभी पदों को लेकर भारी मारामारी है, शीत युद्ध की स्थिति है जो हम देख पा रहे हैं। अब आपस में कंपटीशन, हाँ कंपटीशन है। अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए विधायकों में ही 3-4 लोग रेस में हैं, विधायक दल के नेता के लिए भी 3-4 लोग हैं। अब ये 7-8 लोग तो विधायकों में निश्चित रूप से हैं जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता के दौड़ में हैं। अब उसमें कोई आक्रामक रूप से पूरे सदन को अपने सिर पर उठा ले और उसको कोई डिजिग्नेशन नहीं मिला है, दायित्व नहीं मिला है, नेतृत्व नहीं मिला है, तो ये वो
क्यों ये रिस्क अभी लेना चाहेगा? तो हमको एक चीज यह भी दिखता है, तुम जो आपस में जब तक इन लोगों का जिम्मेवारी नहीं बटेगा तब तक ये लोग सामूहिक रूप से ये जो अंदर का शीतयुद्ध जब तक शांत नहीं होगा तब तक एक फेयर राजनीति जो है वो शुरू हमको लगता है जो अभी नहीं अभी होगी। संगठन इसलिए हम लोग एक दिन लाइव भी कर चुके हैं और उसका हम लोग कैप्शन भी दिए थे कि बीजेपी ने जो है अदृश्य वैकेंसी निकाली है। मतलब भले ही वो आपस में ही लोग जो है कंपटीशन कर रहे नहीं नहीं, जैसे अभी क्या हुआ कि सदस्यता अभियान कंप्लीट हो गया, हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है, मंत्री है, महामंत्री है, इस संगठन में। हाँ संगठन में अब इस पद के लिए भी हम योग्य हैं और या फिर वैसा काम कर दिए अभी बिना बोले जो हम क्यों हेडेक लें। तो इसलिए कोई आगे बढ़ के नहीं करना चाह रहा है, एक डर है मन में। निश्चित रूप से मतलब इसका लाभ लेकिन सरकार को उठाना चाहिए। तो सरकार लाभ उठा ही रही है, उसको किसी तरह का कोई चुनौती नहीं मिल रहा है तो उठा ही रही है। और थोड़ा सा अगर हम बीजेपी में घुसे, थोड़ा सा अंदर की हो जाए तो बीजेपी के लिए अभी प्रतिपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष बनाना बहुत आसान भी नहीं है। हाँ, चूंकि इनके जो 3 बड़े नेता हैं, मान लीजिए रघुवर दास हुए, बाबूलाल जी हुए और एक अर्जुन मुंडा भी है, कद्दावर नेता है, आदिवासियों के नेता है, तो इन तीनों का एडजस्टमेंट मतलब कुछ भी होगा तो एडजस्टमेंट के साथ ही होगा। मतलब तो उसका उल्टा असर फिर कुछ आने वाले दिन में दिख सकता है। तो ये और 3 कद्दावर नेताओं को एडजस्ट करना सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। जिस लाइन पे आप जा रहे हैं ये अपने आप में एक डिस्कशन का अलग पॉइंट है। तो हम लोग जो है कुछ है भी नहीं। जैसे आप बिहार में देख लीजिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष की आज गजब की फिर से एक तरीके से कहें ताजपोशी हुई। मंत्री से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद इस तरीके से इतना भव्य ताजपोशी, क्योंकि वहां चुनाव है तो पार्टी का कंसंट्रेशन है सेंट्रल लीडरशिप का। यहाँ पे अभी निगम का चुनाव है, उसमें भी समय है 2-4 महीना, और वो भी मतलब दल आधारित नहीं होगा, तो इस वजह से छोड़ा गया है कि सेंट्रल लीडरशिप। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। तो कई सारी वजह हैं, आप पूरा लाइव जो है फिर से सुन सकते हैं, तब जाकर के आपको समझ में चीजें आ जाएंगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। बजट सत्र से रोजाना हम लोग जो है खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिन भर आप जुड़े रहिए, हर एक नेता का इंटरव्यू हो रहा है। आपके कुछ सवाल हैं वो भी आप भेज सकते हैं, जैसा आप हमेशा भेजते भी रहे हैं। आपके सवाल भी जो है हम लोग पूछते रहते हैं, और अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसका हिस्सा बने, आपका बेहद ही शुक्रिया।